हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीके बाय डॉक्टर यूएस यादव। आज हमने फिर से महिला पर्यवेक्षक का जो ओल्ड पेपर है वो 27 मार्च 2017 को मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसका हल प्रश्न पत्र लेकर के आज की क्लास में हम आए हुए हैं। आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। और यदि आप चैनल पर ज्वाइन कर चुके हैं तो चैनल को लाइक कर ले में और सब्सक्राइब कर ले में। एक मिनट, थोड़ा डेटा को बंद कर दिया जाए। अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसका पहला पार्ट है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। तो देखेंगे हम न्यूट्रिशन एंड हेल्थ से संबंधित जो प्रश्न हैं वो क्या क्या आए हुए हैं। तो पहला प्रश्न है, व्यक्ति के आहारी अंतर्ग्रहण का आकलन करने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? तो उपर्युक्त सभी विधि का उपयोग किया जाता है, जैसे कि 24 घंटे की आहार स्मृति, कच्चे खाद्य पदार्थों का भार मापन और खाद्य बारंबारता प्रश्नावली। तो ये सभी सही हो जाएगा। अगला है, एड्स एक खालिस्तान रोग है। तो ये एक सर्वव्यापी रोग है। एड्स सर्वव्यापी रोग के अंतर्गत आता है। अगला है, जब आयरन की कमी से पीड़ित किशोरी गर्भवती होती है तो खालिस्तान की संभावना अधिक होती है। तो क्या काय की संभावना अधिक होती है? समय से पहले प्रसव हो जाना। इसलिए आयरन की कमी कभी नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था से पहले एवं उसके दौरान आयोडीन की कमी होने से नवजात शिशुओं में क्या हो सकता है? क्या हो सकता है इसमें? तो ये इसमें क्रेटिनता हो सकता है, जिसे वामनता भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, खाद्य उपयोग खालिस्तान पर निर्भर करता है। तो किस पर करता है? तो ये उपर्युक्त सभी ऑप्शन सही है इसका। जैव उपलब्धता पर भी करता है, सुरक्षित एवं पीने योग्य जल पर भी करता है और स्वच्छता एवं अपशिष्ट निकास पर भी करता है। अगला है, 2015 वैश्विक भूख सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार गंभीर भूख स्थिति वाले अग्रणी देशों में भारत का कौन सा स्थान था? तो भारत का कौन सा स्थान था भूख से पीड़ित वालों में? 20वां स्थान था, जो यहाँ के लोग भूखे रहते थे। अगला है, टाइफाइड उत्पन्न करने वाला जीव है, कौन सा जीव है? तो ये साल्मोनेला टाइफी। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेरास्मस से पीड़ित बच्चे में इनमें से कौन सा लाक्षणिक प्रकटन दिखाई नहीं देता? तो कौन सा नहीं दिखाई देता? सामान्यीकृत एडिमा ये दिखाई नहीं देता है। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था के दौरान गर्भस्थ शिशु की वृद्धि को इनमें से कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो कौन सा करता है? उपर्युक्त सभी है। देखो, पोषण की स्थिति भी प्रभावित करता है, स्वच्छता एवं अपशिष्ट निकास भी प्रभावित करता है, आनुवांशिकी भी प्रभावित करता है। तो ये सभी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा रोग युग्म विषाणुओं द्वारा होता है? तो कौन सा रोग होता है? रेबीज एवं कर्णमूल शोथ या गलसुआ या इसे मम्मस भी कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निर्मिति संबंधी मापन जैसे लंबाई, भार, मूडी त्वचा की मोटाई आदि, तो ये खालिस्तान के महत्वपूर्ण संकेतक हैं। तो ये पोषण स्थिति के संकेतक हैं ये। अगला है, खेसारी दाल में उपस्थित खालिस्तान नामक जीवविष कलाय खंज लेथिली रुग्णता नामक रोग उत्पन्न करता है। ये कौन सा, ये क्या करता है? ये क्या सही है इसमें? तो ये बीटा ऑक्लेजी अमीनो एल्निन, ये सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
2। अगला है, एक बृहद पोषक तत्व जिसका मुख्य कार्य ऊतक वृद्धि एवं रख रखाव है। तो क्या है? ये प्रोटीन सही हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, पीयूष ग्रंथि की कार्य क्षमता अपर्याप्त होना और प्लाज्मा में वृद्धि हार्मोन का स्तर सामान्य से अधिक होना खालिस्तान के साथ संबंधित है। तो किसके साथ? ये PEM, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा यहाँ। अगला है, कर्णमूल शोध या गलसुआ या मम्मस खालिस्तान का संक्रमण है। तो ये है कर्ण पूर्व पैरोटिड ग्रंथि से संबंधित है ये रोग। अगला है, शरीर क्रियात्मक ईंधन कारक 1 ग्राम वसा से खालिस्तान प्राप्त होती है। तो 9 किलो कैलोरी से ये प्राप्त होती है। अगला है, एक बच्चे की वृद्धि मंदित है, वह चल नहीं सकता है और उसके पूरे शरीर पर नील पड़े हुए हैं। आहार संपूरक के रूप में इनमें से किस पोषक तत्व का सुझाव दिया जाना चाहिए? तो कौन से पोषक तत्व का सुझाव दिया जाना चाहिए? इसमें है सीट्रस परिवार के फल, जैसे कि मौसम्बी है, संतरा है, नींबू आदि, इन फलों का सेवन करना चाहिए। अगला है, ट्यूबरकुलोसिस के उपचार का लक्ष्य है। तो ये उपर्युक्त सभी इसके लक्ष्य है। उच्च रोग मुक्ति दर सुनिश्चित करना, पुनरावृत्ति न्यूनतम करना और औषधि प्रतिरोधी की उत्पत्ति रोकना। तो ये सभी ऑप्शन इसमें सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा वर्ष 1970 में आरंभ किया गया एक स्वास्थ्य देखभाल एवं शिक्षण कार्यक्रम है जो खालिस्तान का संपूर्ण भोजन प्रदान करता है। तो क्या है इसमें है 300 किलो कैलोरी, ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व नैदानिक डायग्नोस्टिक तकनीक अधिनियम खालिस्तान पर केंद्रित है। तो किस पर केंद्रित है ये? तो ये उपर्युक्त सभी इसका सही हो जाएगा। जन्म से पहले लिंग पहचान की रोकथाम, दंपति को व्यापक एवं उपयुक्त परामर्श। तो ये उपर्युक्त सभी ऑप्शन है। और एक ये है मादा भ्रूण गर्भपात की रोकथाम, ये सब पर केंद्रित है। अगला प्रश्न है, स्वस्थ सुपोषित वयस्क की ऊर्जा आवश्यकता खालिस्तान के समतुल्य होती है। तो किसके समतुल्य होती है? कुल ऊर्जा व्यय के समतुल्य होती है। अगला प्रश्न है, गाइट्रोजन वे रासायनिक पदार्थ हैं जो अवटु थायराइड ग्रंथि में खालिस्तान के उपयोग में हस्तक्षेप करते हैं। तो किसके हस्तक्षेप में करते हैं? आयोडीन के। तो आयोडीन सही हो जाएगा ये इसमें। अगला है, मध्य ऊपरी बाह की परिधि के आधार पर कुपोषण की श्रेणियों में वर्गीकरण के लिए इनमें से किस मान को गंभीर रूप से कुपोषित की श्रेणी में रखा जाएगा? तो किस मान को कुपोषित की श्रेणी में रखा जाएगा? यह है 12.5 सेंटीमीटर से कम मान को रखा जाएगा। अगला है, गर्भावस्था में इनमें से किस समस्या का अनुभव नहीं होता है? तो दांतों में सड़न जो होती है उसका अनुभव नहीं हो पाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए या रेटिनॉल पूर्व निर्मित विटामिन ए केवल खालिस्तान भोज्य पदार्थों में पाया जाता है। तो ये जंतु मूल के भोज्य पदार्थों में ये पाया जाता है। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था के स्वस्थ परिणाम के लिए गर्भवती माताओं को खालिस्तान का संपूर्ण दिया जाना चाहिए। तो किसका संपूर्ण दिया जाना चाहिए? आयरन एवं फोलिक अम्ल का संपूर्ण दिया जाना चाहिए इनको, गर्भवती महिलाओं को। अगला प्रश्न है, इसे किलोग्राम में भार को मीटर में लंबाई के वर्ग से विभाजित करके प्राप्त करते हैं। इसे कैटलेट सूचकांक भी कहते हैं। तो क्या है ये? तो ये है BMI, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा समूह अस्थिभंग और कैल्शियम की कमी के प्रति अधिक असुरक्षित है? तो क्या है? कौन सा समूह? बुजुर्गों का समूह है जो इस के अंतर्गत आता है। अगला है, बृहद पोषक तत्वों के अत्यधिक अंतर्ग्रहण और निष्क्रिय जीवन शैली के कारण क्या होता है? तो इसके कारण मोटापा होता है।
ना, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्लिनिकल दृष्टि से विटामिन B12 की कमी के कारण क्या कौन सा नामक स्थिति उत्पन्न होती है? क्या होती है ये? पर्नसियस एनीमिया ये हो जाता है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न है, यह अनुशंसा की जाती है कि प्रसव के बाद के आरंभिक 6 महीनों में नवजात शिशु को केवल खालिस्तान जाए स्तनपान कराया जाए, है ना। 6 महीने तक सिर्फ उनको स्तनपान ही कराना है, उसके बाद भोजन देना है। अगला प्रश्न है, पंच भोज समूह योजना खालिस्तान द्वारा यथा निर्दिष्ट पोषक तत्व अंतर्ग्रहण प्राप्त करने के लिए सूची तैयार करने की सुविधा देती है। तो इसमें से क्या देती है? RDA, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फास्फोरस के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो क्या निभाता है? अस्थियों और दांतों। ये सही हो जाएगा आपका। अगला है, न्यूमोनिया की जटिलताएं खालिस्तान का कारण बन सकती हैं। तो ये हृदय की गति में वृद्धि ये भी हो सकती है और सांस लेने में कठिनाई। तो ये उपर्युक्त दोनों ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौड़ी मुखपाक एंगुलर स्टोमाटाइटिस, जिह्वा शोथ, ग्लोसाइटिस और ओष्ठ विधरता चेसोलिस खालिस्तान के लक्षण हैं। तो ये किसके लक्षण है? ये राइबोफ्लेविन की कमी के कारण ये सब स्थितियां निर्मित होती है। अगला है, इनमें से कौन एक संचरणशील रोग है? तो कौन सा संचरणशील रोग? ये डिप्थीरिया संचरणशील रोग है। अगला प्रश्न है, विटामिन K की कमी का मुख्य संकेत क्या है? कौन सा संकेत है? रक्तस्राव। ये रक्तस्राव अधिक होता है तो उसे समझ लो कि विटामिन K की कमी है। अगला प्रश्न है, डेंगू की रोकथाम के लिए उठाए जाने वाले आवश्यक कदम क्या है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही है, उपर्युक्त सभी। तो डेंगू की रोकथाम के लिए पर्यावरणीय स्वच्छता एवं अपशिष्ट निकास ये भी सही है, मच्छर भगाने वाले उत्पादों का उपयोग ये भी सही है, और उचित वस्त्रों के माध्यम से सुरक्षा ये भी सही है। तो ये सभी सही हो जाएगा। अगला है, शैशवकालीन ऊर्जा आवश्यकताएं बहुत अधिक होती हैं क्योंकि यह बहुत खालिस्तान की अवधियों में से एक है। तो ये तीव्र वृद्धि की अवधियों में से एक है। अगला है, पोषक आहार लेने वाली एवं नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम करने वाले स्वस्थ गर्भवती माता के मामले में खालिस्तान की अच्छी संभावना होती है। तो किसकी अच्छी संभावना होती है? ये सामान्य प्रसव की अच्छी संभावना होती है। अगला प्रश्न है, पर्दा या घूंघट प्रथा खालिस्तान की उपलब्धता घटाती है। तो ये विटामिन D की उपलब्धता घटाती है यदि आप पर्दा में या घूंघट में ज़्यादा रहते हैं तो। अगला है, जन वितरण प्रणाली में वितरित होने वाली मुख्य वस्तुओं में शामिल है। तो क्या है? गेहूँ, चावल, शक्कर, मिट्टी का तेल। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वस्थ या सुपोषित गर्भवती माता सामान्यतः खालिस्तान को जन्म देती है। तो ये स्वस्थ शिशु को जन्म देती है। अगला प्रश्न है, MMR वैक्सीन इनमें से किस रोग से सुरक्षा देती है? तो ये खसरा से भी सुरक्षा देती है, कर्णमूल शोथ या गलसुआ या पपमस से सुरक्षा है, रूबेला से भी सुरक्षा होती है। तो ये उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे छोड़कर अन्य विकल्प खाद्य सुरक्षा के निर्धारक है? तो ये खाद्य विपणन या मार्केटिंग को छोड़ करके सभी खाद्य सुरक्षा का है, जैसे खाद्य उपलब्धता, खाद्य सुगमता, खाद्य उपयोग, है ना, ये सब शामिल हैं। लेकिन खाद्य विपणन मार्केटिंग ये नहीं है, तो इसको छोड़ करके ऊपर के सब सही हैं। अगला प्रश्न है, अगला है, सर्वव्यापी पेंडेमिक रोग का अर्थ इनमें से किससे है? तो किससे है ये? जब रोग पूरे विश्व में फैल जाए तो इसे सर्वव्यापी रोग कहते हैं। अगला है, गर्भावस्था कालीन मधुमेह के कारण
खालिस्तान वाले शिशु का जन्म हो सकता है? तो जन्म के समय अधिक भार, ये ऐसे शिशु का जन्म हो सकता है। अगला है, अल्पपोषित पूर्व विद्यालयी बच्चों में खालिस्तान होने की संभावना अधिक होती है। तो कौन सी संभावना अधिक होती है? उपर्युक्त सभी सही है इस पे। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, प्रोटीन कुपोषण, ऊर्जा कुपोषण, ये सब सही है। अगला प्रश्न है, स्कर्वी खालिस्तान की कमी के कारण होता है। तो ये स्कर्वी रोग जो है विटामिन सी की कमी के कारण होता है। अगला है, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा नामक जीवाणु खालिस्तान में रहता है। किस में रहता है? ये नाक व गले में रहता है ये जीवाणु। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में क्षीण बना दिए गए रोगजनक की प्रविष्टि कराने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? टीकाकरण कहते हैं इसकी प्रक्रिया को। अगला है, 1 किलो कैलोरी खालिस्तान के बराबर होती है। तो 4.184 किलो जूल के बराबर 1 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। अगला है, हालिया अध्ययनों से संकेत मिला है कि नवजात शिशुओं के भोजन में एरोकेडोनिक अम्ल और डोकोसा हेक्सेनोइक अम्ल को शामिल करने की आवश्यकता है। तो क्योंकि वे खालिस्तान के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। तो किसके लिए महत्वपूर्ण है? ये मस्तिष्क के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। अगला है, किशोर अवस्था में आयोडीन न्यूनता विकार होने से क्या हो सकता है? तो क्या हो सकता है इसमें? किशोर अक्टू अल्पक्रिया है ना, जुवेनाइल हाइपोथायराइडिज्म, ये हो जाएगा ये बीमारी इसकी। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक मोनोसेकेराइड है? तो क्या है? गैलेक्टोज, ये मोनोसेकेराइड है ना। तो ये 55 क्वेश्चन आपके हेल्थ एंड केयर के हुए। अब अगला चलते हैं हम, ये जनरल नॉलेज और लॉजिक एबिलिटी के है ना। तो यहाँ सिर्फ अपन जनरल नॉलेज के प्रश्नों को बस देखेंगे, बाकी प्रश्नों को अपन लॉजिक वालों को तो स्किप करना पड़ेगा। तो ये लॉजिक वाला प्रश्न था। तो हम यहाँ देखते हैं अगला दूसरा प्रश्न, दहेज निषेध अधिनियम खालिस्तान दहेज की कुप्रथा के उन्मूलन हेतु सरकारी स्तर पर किया गया प्रयास था। तो ये कब किया गया ये प्रयास था? ये 1961 में किया गया प्रयास था। अगला है, छोटे बच्चों में चेहरे की विकृति, दोषपूर्ण हाथ पैर, हृदय संबंधी समस्याएं, संज्ञानात्मक क्षीणता और व्यवहार संबंधी समस्याएं गर्भावस्था के दौरान माता द्वारा किस मादक पदार्थों के कुप्रयोग का संकेत हो सकती है? तो ये अल्कोहल के प्रयोग का संकेत हो सकती है। अगला है, जिला परिषद का मुखिया होता है, कौन होता है? जिला मजिस्ट्रेट होता है ना। ये लॉजिक वाला प्रश्न है तो इसे अपन तो स्किप करें। अगला प्रश्न देखते हैं, शिशु को जन्म देते समय किस प्रक्रिया के दौरान गर्भाशय ग्रीवा सर्विक्स लगभग पूरी तरह फैल जाती है और गर्भस्थ शिशु का सिर जन्मनाल में आगे बढ़ना आरंभ कर देता है? तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर 1 सही है, संक्रमण सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, एमएस ऑफिस में वर्कशीट किससे तैयार होती है? तो किससे तैयार होती है? तो ये एमएस एक्सेल से वर्कशीट तैयार हो जाती है। अगला है, पंचायती राज अधिनियम में 73वां संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो ये 1993 में किया गया था। ये भी लॉजिक वाले प्रश्न हैं, इनको स्किप करते हैं। अगला देखते हैं, FAS का अर्थ किस स्थिति से है? तो किस स्थिति से है FAS का अर्थ? तो ये है फीटल एल्कोहल सिंड्रोम की स्थिति से है ये, है ना। अगला प्रश्न है, पद सामाजिक न्याय का उपयोग सबसे पहले वर्ष खालिस्तान में किया गया था। तो कब किया गया था ये 1840 में किया गया था। अगला ये भी लॉजिक वाला प्रश्न है, ये भी लॉजिक वाले प्रश्न हैं,
ये सब लॉजिक वाले प्रश्नों को हम यहाँ से स्किप करते हैं। अब अगला देखते हैं कि भारत में प्रशिक्षण व यात्रा प्रणाली की शुरुआत किस साल में हुई थी? तो ये 1974 में हुई थी। अगला, आईसीटी का पूरा नाम क्या है? ये 25 तारीख के पेपर में भी ये पूछा गया था। ये फिर से देखो, ये रिपीट कर दिया इस क्वेश्चन को। इसका सही उत्तर है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी इसका पूरा नाम है। अगला प्रश्न है ये भी लॉजिक वाला प्रश्न है, तो इसको अपन स्किप करते हैं। अब आगे देखते हैं अपन। ये भी सब लॉजिक वाले प्रश्न हैं। क्या हो गया, इतना जूम क्यों हो गया? ये ओरिजिनलिटी पे ये है, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम वर्ष खालिस्तान में पारित हुआ था। कब पारित हुआ था ये? इसका सही आंसर हो जाएगा 2005 में ये पारित हुआ था, है ना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत किस साल हुई थी? कब हुई थी? ये भी 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये लॉजिक वाला प्रश्न है। तो क्यों जूम हो रहा है? ये अगला प्रश्न है, महिलाओं एवं बच्चों की उन्नति के लिए भारत सरकार का नोडल मंत्रालय है। कौन सा है नोडल मंत्रालय इनकी उन्नति के लिए? उपयुक्त में से कोई नहीं, है ना। ऑप्शन नंबर उपरोक्त नहीं, सॉरी, इसमें से है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929 का स्थान खालिस्तान ने लिया था। तो किसने लिया था? ये बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 ने लिया था। अगला प्रश्न है, ये भी लॉजिक वाला है। हाँ, ये देखते हैं, NAIP की शुरुआत इस वर्ष में हुई। तो कब हुई? 2011 में हुई, है ना। अगला देखिए, Ctrl+B क्या प्रदर्शित करता है? इसको थोड़ा सा जूम करते हैं अपन। Ctrl+B तो ये है, देखिए, बोल्ड करने के लिए कंप्यूटर का प्रश्न है ये। अगला है, ये भी लॉजिक वाले प्रश्न हैं, तो इनको अपन स्किप करते हैं। ये देखते हैं अपन, क्या निरंतर आंकड़ों पर काम करने वाला कंप्यूटर कहलाता है? क्या कहलाता है निरंतर आंकड़ों पर काम करने वाला कंप्यूटर? ये अपने आप जूम क्यों हो रहा है? ये आज इतना ज़्यादा जूम हो गया। क्या कहलाता? यार क्यों इतना जूम हो रहा है ये अपने आप? ये क्या कहलाता है? निरंतर आंकड़ों पर काम करने वाला कंप्यूटर क्या कहलाता है? डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है ये, है ना। अगला सही है, सही युग्म ढूंढें, है ना। तो ये देखिए, सर्वाइकल कैप है, IUD पे सर्वाइकल कैप है, और जीवे इन निषेध में ZIFT है। तो इसमें से सही युग्म क्या है? सही है इसमें पात्रे इन विट्रो निषेचन परख नली शिशु, ये सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन है आपका, जननिक अवधि कब होती है? तो कब होती है? गर्भधारण के 2 सप्ताह बाद जननिक अवधि माना गया है। अगला, ये भी लॉजिक वाले प्रश्न हैं यहाँ पर से। अब ये है एक कंप्यूटर वाला प्रश्न है, इसको देखते हैं हम। पर्सनल कंप्यूटर या डेस्कटॉप कंप्यूटर किसके उदाहरण हैं? तो ये माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण हैं। अगला है, डिजिटल व एनालॉग दोनों प्रणालियों का सर्वोत्तम सम्मिश्रण है। तो ये हाइब्रिड कंप्यूटर को कहते हैं।
आगे है प्रसव पूर्व विकास की अवधियों का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम है जननिक, भ्रूण, गर्भज। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इस पे। ये भी लॉजिक वाला प्रश्न है। और आज सिस्टम ये हो कैसे रहा है ये। निम्न में से जिसका एडल अपरा पाया जाता है, किस में पाया जाता है? खरगोश में पाया जाता है। ये क्यों यहाँ से हट नहीं रहा है? ये भी लॉजिक वाला प्रश्न है, इसको हम स्किप करते हैं। अब सही हुआ यार। ये क्या है? ये प्रश्न अगला, कन्या विद्याधन कार्यक्रम किस कार्य के लिए धन उपलब्ध कराता है? तो लड़कियों की शिक्षा के लिए ये धन उपलब्ध कराता है। अगला प्रश्न है, बोझ बिना अधिगम लर्निंग विदाउट बर्डन की रिपोर्ट थी। किसकी रिपोर्ट थी ये? तो ये रिपोर्ट थी डॉक्टर यशपाल समिति की रिपोर्ट थी ये। अगला प्रश्न है, एरिक्सन के अनुसार किशोरों के सामने आने वाला सबसे महत्वपूर्ण संकट है। तो ये पहचान भ्रम सबसे महत्वपूर्ण संकट है। अगला है, DIR का पूरा नाम है। तो DIR का पूरा नाम क्या है? डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, घरेलू घटना रिपोर्ट है। अगला प्रश्न है, ये भी लॉजिक वाला प्रश्न है, तो हम इसको स्किप करते हैं। आगे देखते हैं, बुआई के मौसम से आरंभ में जिस कीमत की घोषणा की जाती है वह क्या कहलाता है? तो ये न्यूनतम समर्थन मूल्य कहलाता है। खेती किसानी से संबंधित प्रश्न था ये। अगला है, भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1959 में हुई थी ये। अगला है, ये भी लॉजिक वाला है ये है, मजदूर मंजिल अवधारणा की शुरुआत निम्नलिखित में से हुई थी। किससे हुई थी? तो ये है नीलोखेड़ी प्रयोग से हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये भी लॉजिक वाला है, तो इसको स्किप करते हैं। फिर आगे देखते हैं, SGSY में केंद्र व राज्यों द्वारा फंडिंग का अनुपात है। क्या अनुपात है? 75:25 केंद्र और राज्यों में। अगला है, स्लाइड इसमें तैयार किया जाता है। तो किस में तैयार किया जाता है? तो ये MS पावर पॉइंट में स्लाइड तैयार किए जाते हैं। ये कंप्यूटर का प्रश्न था। अगला है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो ये कौन सा सही नहीं है, इसमें देखते हैं, उपरोक्त तो कोई नहीं, मतलब सभी सही हैं, है ना वैसे। अगला प्रश्न है, ये भी लॉजिक वाला प्रश्न है, तो इसे हम स्किप करते हुए आगे चलते हैं। कौन सा है आगे का? विरूपजन टेराटोजेन क्या है? क्या है ये? इसका सही उत्तर है, देखिए, कोई एजेंट जो कोई जन्मजात दोष उत्पन्न कर सकता है या व्यवहार अथवा संज्ञान संबंधी परिणामों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। तो इसे क्या कहते हैं? विरूपजन या टेराटोजन कहलाते हैं ये। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में हम चलते हैं, ये स्किल डेवलपमेंट वाले प्रश्न हैं। तो इन प्रश्नों को थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो ये है, संदेश का कोडन एनकोडिंग करते समय इनमें से कौन नज़रअंदाज हो सकता है? तो कौन हो सकता है नज़रअंदाज? तालिका नज़रअंदाज हो सकती है। अगला है, इनमें से कौन सा सिद्धांत इस विचार का समर्थन करता है कि समाज को सुचारू ढंग से चलाने के लिए साझा या संस्कृति होना आवश्यक है? तो ये दुर्खिम का मानना था ऐसा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन समुदाय और समाज के बीच के अंतर का घटक है? कौन है? निश्चित स्थानीयता स्थल, ये सही हो जाएगा।
अगला है समाजशास्त्र में भूमिका की अवधारणा का अर्थ किससे है? तो किससे है ये? हैसियत का व्यवहार संबंधी घटक से है ये भी प्रश्न देखिए बार बार रिपीट हो रहा है ये। अगला प्रश्न है समाजशास्त्र खालिस्तान का अध्ययन है, तो ये समाज का अध्ययन होता है समाजशास्त्र। अगला प्रश्न है मिशिगन नेतृत्व के अध्ययन की किस पद्धति पर आधारित है? तो कौन सी पद्धति पर है आधारित? ये व्यवहार पद्धति पर आधारित है। अगला प्रश्न है सामाजिक बीमा में खालिस्तान शामिल है, तो इसमें क्या शामिल है? उपरोक्त सभी है, पेंशन है, बेरोजगारी है, अशक्तता भत्ते हैं, तो ये सामाजिक बीमा में शामिल है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन संचार प्रक्रिया का एक चरण नहीं है? तो कौन नहीं है? प्राप्तकर्ता, ये इस प्रक्रिया का नहीं है। अगला है समाजशास्त्र के अंग्रेजी शब्द सोशियोलॉजी को वर्ष खालिस्तान में गढ़ा गया था, तो 1839 में इसको गढ़ा गया था। अगला प्रश्न है समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि यह व्यवस्थित विधियों का उपयोग करता है, एक सामाजिक परिवर्तन है और निष्कर्षों को तब तक अंतिम मानता है जब तक उनका सत्यापन ना हो जाए। तो इसमें उपर्युक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन संचार का एक परिप्रेक्ष्य नहीं है? तो कौन नहीं है? प्रजातांत्रिक ये नहीं है। अगला है समाज के लिए भाषा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सामाजिक संपर्क आसान बनाती है ना? तो ये ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। फिर है देखिए आईसीटी का पूरा नाम क्या है? ये पहले भी आ गया था आज के ही पेपर में, और फिर से देखिए प्रश्न को रिपीट कर दिया उसने। पर ऐसा रिपीट प्रश्नों को आपको छोड़ना नहीं है, आपको सही पर टिक जरूर लगाना है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना संचार प्रौद्योगिकी। अगला प्रश्न है भारत में सामाजिक नीति पर आधारित कल्याण कार्यक्रम नीचे बताए गए में से एक क्षेत्र में प्रदान नहीं किए जाते हैं, वह कौन सा क्षेत्र है? तो कौन सा क्षेत्र है ये मनोरंजन का क्षेत्र है। अगला है आपका कुल गुणवत्ता प्रबंधन एक खालिस्तान अभिमुख प्रकार है, तो ये है लोग हैं, है ना, पीपल जिसे कहते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन शाब्दिक मौखिक संचार का एक उदाहरण नहीं है? तो क्या नहीं है? लेखन नहीं है। अगला प्रश्न है द्वितीयक समूह में संबंध कैसा होता है? तो इसमें औपचारिक होता है। ये भी प्रश्न रिपीट हुए हैं बार बार। आगे का प्रश्न है टीम निर्णय लेने का कौन सा जोड़ा है? तो कौन सा है? अनुक्रिया और मतैक्य का अभाव, ये टीम निर्णय लेने का जोड़ा है। अगला है प्रश्न आपके सामने इनमें से कौन सामाजिक समूह कार्य का एक सिद्धांत नहीं है? तो कौन सा नहीं है? गोपनीयता का नहीं है। अगला प्रश्न है सामाजिक वर्ग का सबसे आम संकेतक है, क्या है? व्यवसाय, आम संकेतक। अगला है सामाजिक सुरक्षा में खालिस्तान शामिल नहीं है, तो ये दान शामिल नहीं है, तो ये भी प्रश्न रिपीट है। अगला है प्रभावी भाषण खालिस्तान पर निर्भर करता है, तो काय पर निर्भर करता है? ये प्रतिपुष्टि की अनुपस्थिति पर ये निर्भर करता है। अगला है केंद्र समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1953 में ये की गई थी। अगला प्रश्न है सामाजिक सेवाओं में खालिस्तान शामिल नहीं होगा, तो ये धनवानों का संरक्षण इसमें शामिल नहीं होगा। अगला है सामाजिक समूह सामाजिक अंतरक्रिया की एक प्रणाली है, यह परिभाषा खालिस्तान द्वारा दी गई थी, तो किसने दी थी? एच.एम. जॉनसन ने दी थी। अगला प्रश्न है प्रदर्शन मानक खालिस्तान के स्तर को परिभाषित करता है, तो किसको परिभाषित करता है? ये योगदान, प्रदर्शन और कार्य प्रयास को परिभाषित करता है। अगला है समाजशास्त्री समूह शब्द को खालिस्तान के रूप में वर्णित करते हैं, तो किस में वर्णित करते हैं? ये अंतरक्रिया के संगठित पैटर्न में
संलग्न लोगों को, है ना। आगे का प्रश्न है, सामाजिक समूह कार्य में क्षेत्र कार्य अर्जित करने में सहयोग करता है। तो किसको सहयोग करता है? ये उपर्युक्त सभी, ज्ञान, कौशल, रवैया, सभी सही है, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, खालिस्तान के बीच संचार की क्षैतिज प्रणाली संचालित होती है। तो सामान्य लोगों के बीच में ये प्रणाली संचालित होती है। अगला है, इनमें से कौन प्रबंधक की 4 महत्वपूर्ण भूमिकाओं में से एक नहीं है? तो नहीं है वालों प्रश्नों को थोड़ा ध्यानपूर्वक देखना, और हमें इसमें कुछ समझ नहीं पाते और गलत ऑप्शन लगा देते हैं। वो नहीं पूछ रहा और हम हाँ वाले पे लगा देते हैं। तो ये क्या सही है? इस पे बाह्य प्रशिक्षक सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, जब एक समाज के सामाजिक लक्षण दूसरे समाज में तेजी से जाते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है इस प्रक्रिया को? आत्मसातकरण या स्वांगीकरण, एसिमिलेशन कहा जाता है। अगला है, द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो ये राइट मिल्स ने इस पुस्तक को लिखा था। अगला है, सामाजिक अधिकारों में खालिस्तान शामिल नहीं होंगे तो राजनीतिक तबके का संरक्षण ये शामिल नहीं होगा। अब देखते हैं स्किल वाले पे कुछ ये गद्यांश हैं, तो इन गद्यांशों को अच्छी तरह से पढ़ना है और पढ़ने के बाद में इनको हल करना है। तो ये गद्यांश है। अरे यार, ये फिर क्या हो गया इस पे? इस गद्यांश को आप यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इसे आप पढ़ना। अपन इसके प्रश्नों को जल्दी जल्दी हल कर लेते हैं। तो देखते हैं हम इसका पहला प्रश्न क्या है। तो इस अनुच्छेद में किस इंटरनेट ब्राउज़र की चर्चा की गई है? तो ये सभी ब्राउज़र की चर्चा की गई है। विंडोज़ एक्सप्लोरर की है, गूगल है, क्रोम है, तो ये उपर्युक्त सभी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, तो गद्यांश तो वही रहेगा। हम प्रश्न को देखते हैं। तो इंटरनेट की सफलता की कुंजी है, क्या है? सूचना। सूचना इंटरनेट की सफलता की कुंजी है। अगला प्रश्न है, ये भी गद्यांश वही इंटरनेट वाला है, तो इसका प्रश्न को अपन पढ़ लेते हैं। तो दुनिया भर में कौन सी सूचना एकत्र की जाती है? तो कौन सी? सभी सूचना, शिक्षा, चिकित्सा, साहित्य, ये सभी सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं। तो अगला गद्यांश तो वही पुराना है। इसमें हम देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। 3G का पूरा नाम क्या है? तो ये 3rd जनरेशन, तीसरी पीढ़ी को 3G कहते हैं। अब अगला है ये गद्यांश को पढ़ना है और इसका प्रश्न का ये उत्तर देना है। ऐसे कई खालिस्तान उपलब्ध हैं जिनसे इंटरनेट के जरिए रियल टाइम संदेश भेजे और पाए जा सकते हैं। तो ये क्या कहलाता है? ये चैटिंग सॉफ्टवेयर कहलाता है, ये है ना। तो ये आप इस गद्यांश को पढ़ोगे तो इसमें आपको इनके सभी उत्तर आपको आसानी से मिल जाएंगे। अगला है, लोग पुराने मित्रों से कैसे जुड़ सकते हैं? कैसे जुड़ सकते हैं? तो सोशल नेटवर्किंग साइटों से जुड़ सकते हैं। अगला है, अगला गद्यांश में देखो यहाँ, तो इसका प्रश्न देखिए, मुद्रण मशीन की सहायता से किसका आविष्कार किया गया था? तो किसका आविष्कार किया गया था? ये समाचार पत्र का आविष्कार किया गया था। अगला है, हाँ, ये समाचार पत्र वाला ये गद्यांश को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब हम इस गद्यांश से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो इससे देखिए क्या है, समाचार पत्र को क्या कहा जाता है? एक शक्तिशाली माध्यम है सूचना को प्रसार करने का, है। अगला प्रश्न है, गद्यांश तो वही समाचार पत्र वाला है। देखिए, समाचार पत्र खालिस्तान का वाहक है। किसका? विचारों का वाहक है ये समाचार पत्र। अगला प्रश्न है, समाचार पत्रों का पाठक खालिस्तान के संपर्क में रहता है, सार्वजनिक मामलों के संपर्क में ये रहता है। अगला प्रश्न है,
अगला है, देखिए, व्यापारी समाचार पत्र में किसका विज्ञापन देते हैं? तो अपनी वस्तुओं का विज्ञापन देते हैं व्यापारी, है ना। अगला प्रश्न है इस पे, गद्यांश तो वही समाचार पत्र वाला है। समाचार पत्र धार्मिक विषयों और खालिस्तान के बारे में ढेर सारी सूचनाएं देते हैं। तो सभी खेल कूद है, आर्ट्स है, संगीत है और भी है, तो सबके बारे में अपना विज्ञापन देते हैं। अब यहाँ पर से ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है और हम चलते हैं चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन वाले पार्ट की ओर, है ना। तो इसमें देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसका पहला प्रश्न है, किसमें विशेष शिक्षण पद्धतियाँ, विशेष शिक्षण सामग्रियों और विशेष प्रकार से डिज़ाइन की गई कक्षाएं या खेल कक्ष किसी असामान्य बच्चे की अद्वितीय आवश्यकताएं पूरी करने के लिए उपयोग किए जाते हैं? तो किसके लिए उपयोग किए जाते हैं? विशेष शिक्षा के लिए उपयोग किए जाते हैं। अगला है, यदि आप नवजात के मुंह के कोने में स्ट्रोक करें तो उसका सिर उधर मुड़ जाता है जिधर आप स्ट्रोक कर रहे हैं। वह अपने होंठ खोलता है, अपनी जीभ बाहर निकालता है और वस्तु को अपने मुंह में ले जाने का प्रयास करता है ताकि चूस सके। तो शिशु क्या प्रदर्शित करता है? तो यह है मूल उत्पत्ति प्रतिवर्त प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन अधिगम निःशक्तता का एक प्रकार है? तो ये क्या है? डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, डिस्कैल्कुलिया है या उपर्युक्त सभी हैं, ये ऑप्शन है। अगला है, इस अवधि के बाद भ्रूण का लिंग ज्ञात किया जा सकता है। कब के बाद किया जा? 3 महीने के बाद ज्ञात किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, बच्चों की देखभाल और संरक्षण के कानून क्रियान्वित करते समय किशोर न्याय अधिनियम केंद्र राज्य सरकार व अन्य एजेंसियों का मार्गदर्शन करने वाला निम्न में से कौन सिद्धांत नहीं है? तो कौन सा सिद्धांत नहीं है? इसे पूर्व मान्यता का सिद्धांत कि बच्चा कोई अपराध करने का दोषी है। तो ये सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, कौन सी अवधि निषेचन से प्रारंभ होकर युग्मजन के गर्भाशय की दीवार पर भली भांति चिपक जाते तक रहती है? तो क्या है? ये अंडाणु अवधि सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अधिनियम समस्त व्यवसायों में बच्चों को नियोजित किए जाने का निषेध करता है और खतरनाक व्यवसायों में किशोरों को नियोजित किए जाने का निषेध करता है? तो ये क्या सही है इसमें ऑप्शन पे? ये है बाल श्रम निषेध एवं नियमन अधिनियम, है ना। तो बाल श्रम अधिनियम ये सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन समाजीकरण प्रक्रिया का एक चरण है? तो क्या है? उपरोक्त सभी सही है इसमें। अनुमोदित सामाजिक भूमिकाएं निभाना या सीखना, सामाजिक रूप से अनुमोदित तरीकों से व्यवहार करना या सीखना, और सामाजिक दृष्टिकोण का विकास करना, ये सब सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किसमें विशिष्ट सूचनाओं, कौशलों और कार्यनीतियों का भंडारण सम्मिलित है जो लोग अनुभव के माध्यम से अर्जित करते हैं? तो क्या है ये? तरल गतिशील आसूचना, है ना। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन भारत में स्कूल पूर्व शिक्षा की आवश्यकता और महत्व पर बल देता है? तो कौन सा देता है इसमें भी उपरोक्त सभी सही हैं। देखिए, अनेक माताएं स्वयं अशिक्षित होने के कारण बच्चों को पालने की उचित विधियों से अनभिज्ञ हैं। सही बात है ये। अतएव स्कूल पूर्व शिक्षा सहायक है। ठीक है, ये भी स्कूल पूर्व वर्षों में विकास दर इतनी तीव्र होती है कि बच्चे को अधिक अनुभव दिए जा सकते हैं। बिल्कुल सही है ये भी ऑप्शन। फिर अगला है, भारत में कक्षा 1 और 2 में अत्यधिक व्यर्थता, अपव्यय और ठहराव होता है जिसे नर्सरी स्कूल शिक्षा प्रदान शिक्षा द्वारा रोका जा सकता है। तो ये सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला है, अधिगम या सीखने का वह चरण जिसमें कोई कार्य करने वाले व्यक्ति को किए जाने वाले कार्य के विविध पहलुओं पर विचार करने की भी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कार्य स्वनिर्मित हो जाता है
और आसानी से किया जाता है, क्या कहलाता है ये? तो स्वचलन चरण कहलाता है ये। अगला प्रश्न है, प्रजाति के सामान्य प्रकार जैसे कि रेंगना, सरकना, बैठना और चलना इस रूप में जाने जाते हैं। तो ये जाति वृत्ति कार्य है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये न्यूयॉर्क में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? कब किया गया था? ये 2009 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थी लक्ष्य और हस्तक्षेप करने वाली रुकावट के बीच आकस्मिक संबंध बोध कहलाता है। तो क्या कहलाता है? ये अंतर्दृष्टि बोध कहलाता है। अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक ने बोधात्मक विकास निर्देशन में संस्कृति और सामाजिक अंतरक्रिया की भूमिका पर बल दिया था? तो कौन सा ने? व्यगोटस्की ने दिया था ये बल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन विकास अवधि की विशिष्टता यह है कि स्कूल हेतु तैयारी कौशल विकसित होते हैं और अधिकांश खाली समय में मित्रों के साथ खेल में व्यतीत होता है? तो क्या है ये? आरंभिक बाल्यावस्था सही है इसमें। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, ICDS के अंतर्गत पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान की जाती है। कौन सी क्या व्यवस्था की जाती है इसमें? तो 15 से 45 वर्ष आयु समूह की महिलाओं को ये ICDS के अंतर्गत पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा दी जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्राविक शक्तिशाली रासायनिक पदार्थ है जो रुधिर प्रवाह द्वारा शरीर में परिवहन किया जाता है? तो क्या है? हार्मोन। हार्मोन के कारण ये सब क्रियाएं होती हैं। अगला प्रश्न है, बाल अधिकार संधि पत्र में उल्लेखित 4 मुख्य क्षेत्रों में निम्न अधिकार शामिल हैं। तो क्या सही है इसमें? देखिए, उत्तरजीविता, विकास, संरक्षण और सहभागिता, ये सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, HIV का अर्थ होता है, तो इसका क्या अर्थ होता है? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी योजना निःशक्तों को MPhil और PhD जैसी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान करती है? तो कौन सी योजना करती है ये? राजीव गांधी अध्येता वृत्ति योजना, है ना। अगला प्रश्न है, केयर का पूरा नाम है? केयर मतलब CARE, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखते हैं इसका फुल फॉर्म क्या होता है। कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंस एंड रिलीफ एवरीवेयर, है ना। ये सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्त प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक वृत्ति प्रतिक्रियाएं और आरंभिक प्रतिनिधित्व विचार पियाजे के सिद्धांत के किस चरण के उपचरण हैं? तो ज्ञानेंद्रिय या संवेदी प्रेरक चरण है ये पियाजे के अनुसार। अगला प्रश्न है, अस्थि मेरु स्तंभ के पूर्णतः बंद होने में विफलता से उत्पन्न जन्मजात मध्यरेखी दोष कहलाता है? कौन सा दोष कहलाता है? मेरु रज्जु की हड्डी में चोट या स्पाइना बाइफिडा कहलाता है ये। अगला है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, आर्थराइटिस या क्लब फुट या क्लेफ्ट पैलेट आदि किसके उदाहरण हैं ये? तो ये पेशी कंकाली असमर्थताओं के उदाहरण हैं ये। अगला प्रश्न है, स्कूल पूर्व शिक्षा के 3 R का अर्थ है? कौन कौन सा है? पढ़ना, लिखना और गणित। 3 R मतलब रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शरीर के किसी अनुपस्थित अंग का कृत्रिम प्रत्यारोपण कहलाता है? ये प्रास्थीसस कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म प्रणाली, मध्य प्रणाली, बहिर् प्रणाली, बृहद प्रणाली और काल प्रणाली किसके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के भाग हैं? तो ये ब्रॉनफन ब्रेनर के द्वारा ये
दिया गया है इस सिद्धांत को। अगला है, कौन सी पद्धति क्लाइंट का गहन विश्लेषण करती है? तो ये प्रकरण का अध्ययन सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ICDS स्कीम का उद्देश्य नहीं है? तो ये उपरोक्त सभी उद्देश्य नहीं है ये। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है इसमें से? देखिए, ऐसा व्यक्ति जिसका शरीर सामान्य ना हो उसका मस्तिष्क भी सामान्य नहीं होता, ये गलत ऑप्शन में रखा गया है। अगला है, निम्न में से किस मंत्रालय के पास ICDS स्कीम की निगरानी का समग्र दायित्व है? तो किसके पास है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पास है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन रचनात्मकता विकास हेतु महत्वपूर्ण है? तो सभी हैं इसमें महत्वपूर्ण। 5 से 6 वर्ष जब बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार होते हैं और वे प्राधिकार सत्ता स्वीकार करना तथा नियमों व विनियमों का यथानुरूप पालन करना सीखते हैं, ये भी शामिल है ना। और 8 से 10 वर्ष जब दल के सदस्य के रूप में स्वीकृत किए जाने की आकांक्षा होती है, तो ये भी सही है। और अगला है, 13 से 15 वर्ष जब बच्चे साथियों से अनुमोदन या विशेषकर विपरीत लिंग वाले सदस्यों से अनुमोदन हेतु प्रयास करते हैं, तो ये भी सही है। उपरोक्त तीनों कारण सही हो जाते हैं इसमें। अगला है, बोधात्मक विकास के किस चरण में बच्चे पर्यावरण, कारणता, समय और दिक् स्थान से पृथक और विशिष्ट स्वयं की समझ विकसित करना प्रारंभ कर देते हैं? तो ये संवेदी प्रेरक से करते हैं। अगला है, अधिगम या सीखना प्रक्रिया निर्माणक तत्वों का क्रम है। तो कौन से निर्माणक तत्वों का क्रम है? शिक्षार्थी, उद्दीपक और प्रतिक्रिया का तत्व है। अगला प्रश्न है, असामान्य पुनरावृत्तियां और वाक् ध्वनियों का दीर्घीकरण कब होता है? तो ये हकलाहट के कारण ये होता है। अगला है, वह अवधारणा जो आरंभिक बाल्यावस्था के वर्षों के दौरान विकसित नहीं होती है, तो क्या नहीं होती है? ये अमूर्त सोच नहीं होती है। अगला है, विकासात्मक दिशा के किस नियम के अनुसार विकास सिर से पांव तक विस्तृत होता है? तो किसके अनुसार होता है ये? सिफेलियोड्यूडल नियम के कारण ये होता है। अगला है, व्यक्तियों की स्वयं की कौन और क्या की अवधारणा कहलाती है? क्या है ये? वास्तविक स्व अवधारणा है ये। अगला प्रश्न है, भ्रूण स्वयं को 3 विशिष्ट परतों में विभेदित करता है, जो कहलाती है? क्या कहलाता है? बाह्य त्वचा, मध्य जनस्तर और अंतर जनस्तर कहलाता है। अगला है, प्री स्कूलर स्कूल पूर्व आयु के बच्चे कोलबर्ग की नैतिकता के सिद्धांत के किस चरण से संबंधित हैं? तो किस चरण से संबंधित हैं? बाध्यता से, नैतिकता से। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार संधि पत्र का अनुच्छेद 19 का क्या प्रावधान है? क्या प्रावधान है इसमें? देखिए, सभी प्रकार की हिंसा, उत्पीड़न, उपेक्षा और दुर्व्यवहार से बच्चों का संरक्षण करना है, ये सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान देहरादून में स्थित है? तो कौन सा संस्थान देहरादून में स्थित है? देखिए, राष्ट्रीय दृष्टिबाधित विकलांग संस्थान, ये देहरादून में है। अगला है, निम्न में से किसे श्रवण बाधित व्यक्ति हेतु एक प्रभावी सचल सहायक के रूप में उपयोग किया जाता है? किसे किया जाता है? हुबर केन को किया जाता है। तो ये रहा आपका लास्ट प्रश्न। तो ये जो ओल्ड पेपर है, आपको अभी 28 फरवरी को जो परीक्षा होना है आपकी, 28 फरवरी 2025 को, तो इस परीक्षा में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी होगा ये वीडियो। और ये प्रश्न अच्छे से आप इसे समझें और पढ़ें। यदि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें
और यदि और भी वीडियो यदि आपको ढूंढना है हमारे चैनल पर, तो ऑनलाइन जीके बाई डॉक्टर US यादव, ये आप सर्च करके और उस सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। तो आज की क्लास में बस यहीं तक है। तो आपका वॉच करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।